नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। इस चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, भारत के विदेशी संबंध, भारत की विदेश नीति, ऐसे करके इस चैप्टर को जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर है जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो अपना इंडिया है वो अन्य देशों के साथ किस प्रकार का संबंध रखता हुआ आ रहा है और संबंध बनाने क्यों जरूरी होती है। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है विकास स्टडी पॉइंट के जो कंटेंट होते हैं, जो भी चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती है, वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको इस बार के पेपर में पता ही लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेश नीति, विदेश नीति क्या है? तो विदेश नीति बेसिकली क्या बोलते हैं, अपने देश को छोड़कर बाकी के जितने भी देश है सब विदेश कहलाते हैं, है ना। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया को छोड़ दिया जाए तो इंडिया से आप हटोगे, नेपाल चले जाओ तो भी विदेश कहलाएगा, बांग्लादेश चले जाओ विदेश कहलाएगा, पाकिस्तान चले जाओ विदेश कहलाएगा, दुबई चले जाओ, जितने भी देश है वहां पे चले जाओ, सब विदेश में आएंगे। ठीक है, अब इनके साथ हम जो संबंध स्थापित करते हैं, है ना, जो हम रिलेशन स्थापित करते हैं, उस रिलेशन में हम एक विशेष प्रकार की नीति अपनाते हैं, उसे ही विदेश नीति कहते हैं। आप कहोगे सर ये नीति क्या अपनाते हैं, मतलब नहीं समझ में आया, क्या नीति का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज हम क्या है, हम बांग्लादेश के साथ एक समझौता किए, सपोज एक समझौता बांग्लादेश के साथ किए, ठीक है, और उस समझौते में हम एक प्रस्ताव जारी किए, जी हम देखो ये करेंगे और आप बदले में ये करोगे। ठीक है, अब इसी जो प्रोसेस हुआ, ये सारा जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, जिसमें आपने अपनी बातें रखी, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो ये क्या हुआ, संबंध स्थापित हुआ। तो ये एक विशेष प्रकार की नीति यानी कि एक प्लानिंग के थ्रू हुआ, जिसमें आपने अपनी बातें रखी, सामने वाले ने भी अपनी बातें रखी, और इसी चीज को विदेश नीति का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए बहुत ही इजी है, लिखा है प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ संबंधों की स्थापना करता है और उसमें एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाता है, और इसे ही कहते हैं विदेश नीति। मोस्ट इजी है ना। ध्यान से देखिएगा, अगला आगे समझते हैं। पंडित नेहरू की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में 6 नंबर में पूछता है कि जवाहरलाल जो नेहरू थे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री तो वही थे, तो उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई थी अन्य देशों के साथ, और उन्होंने विदेश नीति यानी कि विदेश संबंध ही क्यों अपनाया। आज देखते हो आप कि मोदी जी अमेरिका चले जाते हैं, मोदी जी चीन चले जाते हैं, मोदी जी पाकिस्तान भी गए थे, मोदी जी हर एक जगह पे जाते हैं ताकि उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो पाए। आखिर रिलेशन बनाने का मतलब क्या हुआ? रिलेशन बनाने का बहुत सारा मतलब होता है। एक, व्यापार में समझौता हो जाता है। दूसरा, कल की डेट में कुछ मुसीबत आएगी तो एक देश दूसरे देश की सहायता करेगा। तीसरा, अभी आपने देखा कोविड-19 जैसी आपदाएं आई थी, तो इन जैसे संकटों में सारे देश एकजुट होकर काम कर रहे थे। तो इस वजह से विदेश नीति अपनाई जाती है कि कल के डेट में किसी से लड़ाई हो गई तो वो देश सहायता करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि जब हमारा 1971 में जब लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, तो उस टाइम पे सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। ठीक है, तो ये संबंध बनाए गए तभी तो साथ दिया है। तो ये चीज है। तो देखिए पहला लिखा है कि गुट निरपेक्षता, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सबसे बढ़िया काम किया। क्या काम किया? गुट निरपेक्षता को अपनाकर। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि विश्व शांति और सुरक्षा, यानी कि विदेशी संबंध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि विश्व में सुरक्षा हो पाए और विश्व में शांति हो पाए। अच्छा आप खुद बताइए, जिस दोस्त के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो रखी है, क्या उससे लड़ाई होती है? आप कहोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कल की डेट में मैं उसे गाली भी दे दूंगा या वो मुझे गाली दे देगा, तो भी बात होके चल, है ना, वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लड़ाई आगे तक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम क्या है, फ्रेंड है। ऐसे ही जब देश देशों के साथ संबंध स्थापित करता है तो लड़ाई की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो वही चीज है। आगे समझते हैं साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादों का विरोध। भारत ने विदेशी संबंध इसलिए भी अपनाया, विदेश नीति इसलिए भी अपनाया
क्योंकि भारत ये चाहता था कि हम ना तो किसी के गुलाम रहें और ना ही हम किसी को गुलाम बनाएं। आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने बहुत कब्जा किया था और है ना अपने हिसाब से उन्होंने शोषण किया हमारा, ठीक है, तो वो तो किया ही, ठीक है। तो उस चीज को भारत ये नहीं चाहता है कि ना तो हमें कोई दोहराया और ना हम किसी आगे को अपने गुलाम बनाए, है ना तो हमें कोई बनाए ना हम किसी और को बनाए, ठीक है। आगे समझते हैं। अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध इस वजह से अपनाया गया ताकि सभी के साथ मित्रता स्थापित हो पाए। पंचशील जो भारत और चीन के बीच में हुआ था, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रीय सहयोग यानी कि क्षेत्रीय सहयोग, जितने भी आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलजुल कर काम करना। अब इस चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला लिखा है गुट निरपेक्षता। तो आपको पता है भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल ना होकर अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। आप सबको पता है कि 1961 में जिस टाइम पे गुट निरपेक्षता को बनाने की बात चल रही थी, उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था। उस टाइम पे दो ऐसी महाशक्तियां हमारे सामने थी कि या तो अमेरिका में चले जाओ या तो सोवियत संघ में चले जाओ, या तो पूंजीवाद अपना लो या तो साम्यवाद अपना लो। तो इस टाइम पे भारत के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था कि हम किसके में जाएं। तो उस टाइम पे भारत ने एक बहुत ही बेहतर निर्णय लिया और 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता का निर्माण किया, ठीक है। तो उसमें से गुट निरपेक्षता वाला पॉइंट सबसे मस्त है, ठीक है। आगे समझते हैं। भारत सरकार ने सदा ही गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया है और आप सबको पता है 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो उसमें इतना एक्सप्लेन कर दोगे इतना एनफ है, ठीक है। बाकी इन पे एक एक जो पॉइंट लिखा हुआ है इन पे अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आते रहेंगी हम पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर गुट निरपेक्षता क्यों अपनाया गया, इसके उद्देश्य क्या है, सब चीज को समझेंगे तसल्ली वक्त, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। और बाकी अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। ग्रोथ करेंगे, मिलके करेंगे, अच्छा रिजल्ट परफॉर्म आपका होगा। आगे समझते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा की नीति। भारत ने विदेशी संबंध क्यों बनाया? ताकि विश्व में सुरक्षा हो पाए और शांति हो पाए। क्या ऐसे? यानी कि भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के पक्ष में। ये कहता है भारत हम कोई भी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से वो करेंगे। अच्छा, आप कोई भी ऐसा मामला बताओ जिसमें भारत ने खुद ही अटैक कर दिया हो। नहीं, जल्दी खुद अटैक नहीं करता है भारत। हमेशा ये कहता है कि भाई देखो हम खुद अटैक कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे पुलवामा हमला देख लो, भारत ने अटैक किया ना। जैसे उरी देख लो, उरी स्ट्राइक जो आई थी, फिल्म में भी आई है, वो देख लीजिए। ठीक, 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया उस टाइम पे देख लीजिए। ठीक है, 1999 में 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ उस टाइम पे देख लीजिए। भारत कहता है स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपने किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो वही वाली बात है। तो भारत हमेशा ये चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। आगे, साम्राज्यवादियों तथा उपनिवेशवादों का विरोध। भारत ने हमेशा से कहा है कि भाई देखो साम्राज्यवाद बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, हमें किसी को अपना साम्राज्य फैला कर रखना ही नहीं है। अपना रहो, सुख शांति से रहो। और सिंपल सी बात है कि आप सुख शांति से हो तो दूसरों को भी गुलाम मत बनाओ, उसको भी सुख शांति से रहने दो। तो वही चीज है। भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार रहा है, जिसके कारण भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत साम्राज्यवाद को विश्व शांति का शत्रु मानता है। भारत ये कहता है कि अगर आप साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हो तो ये समझ लो कि आप विश्व के सबसे बड़े शत्रु हो, दुश्मन हो। ठीक है, क्योंकि साम्राज्यवाद किस चीज का जन्म देता है? युद्ध का। आज हम अंग्रेजों को लेकर बहुत ज्यादा कहते हैं कि यार अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, अंग्रेज बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या भावना पैदा होती है? लड़ाई की भावना पैदा होती है। इसीलिए हमेशा से कहा जा रहा है कि साम्राज्यवाद को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। आगे, अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। इसमें देखिए भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारत विश्व के सभी देशों के साथ कैसा फ्रेंडशिप करना चाहता है, ताकि कल की डेट में लड़ाई भी ना हो और व्यापार वगैरह बहुत ही बेटर तरीके से हो। कहते नहीं है शांति से जियो और शांति से जीने दो, वही वाली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचशील। तो देखिए भारत की विदेश नीति का एक और महत्वपूर्ण भाग है पंचशील, जो कि भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण उदाहरण देता है, यानी कि महत्व देता है। ठीक है, यह सिद्धांत 1954 में बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था और किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, और भारत और चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर संधि हुई थी और राज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए गए थे, यानी कि भारत और
चीन के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाई गई थी, ठीक है, व्यापारिक संबंध बनाए गए थे, जिसमें 5 बातों पे सहमति की गई थी कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम एक दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ा के रखेंगे और साथ ही साथ हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, जहां तक संभव हो पाएगा हम एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो इन जैसी चीजें हुई थी, 5 बातों पे सिद्धांत बनाया गया था जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इस पॉइंट में बस इतना ही एनफ रहेगा और इसे विश्व में जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। आगे समझते हैं क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग क्या होता है? भारत का सदा ही क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रहा है। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग की भावनाओं को विकसित करने के लिए 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया सहयोग संगठन का निर्माण किया था, यानी कि सार्क का निर्माण किया था। आप खुद सोचिए, भारत ने 1985 में सार्क का निर्माण किया था और इसमें आस पड़ोस के जितने भी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इस तरीके के टोटल 8 देश थे जो कि सार्क में सम्मिलित थे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, टोटल 8 देशों के नाम कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं कि सर ये 8 देश ये थे। अभी 2-3 तो मैंने 3-4 तो मैंने ही बता दिए, बाकी और जो बचे देश हैं वो आप बताओगे। इससे तो पता लगेगा कि सार्क के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, क्योंकि आप सबको पता है सत्ता के वैकल्पिक सत्ता के नए केंद्र वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने विदेशी संबंध बनाए हैं और ये है नेहरू जी की विशेषताएं, मतलब उनके विदेश नीति की विशेषताएं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अगला समझते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ऑलरेडी मैंने समझा ही रखा है, बट इसको एक बार और क्लियर करते हैं। तो देखिए, गुट निरपेक्षता बेसिकली 1961 में अपनाया गया, इस चीज को बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि जो भी देश अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहते, जो भी देश सोवियत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो अपना एक स्वतंत्र गुट बनाकर उसमें रह सकते हैं और अपना स्वतंत्र नीति का अनुसरण कर सकते हैं। तो इसीलिए गुट निरपेक्षता का निर्माण किया गया था। देखिए लिखा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी देश द्वारा या अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होकर उनसे दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका अलग है, सोवियत संघ अलग है, आप गुट निरपेक्षता बना के रखे हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ना अमेरिका की तारीफ करना है, ना तो सोवियत संघ की तारीफ करना है। करना किसका है? जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करो और जो गलत काम करता है उसका बुराई करो, लेकिन सोच समझ के। ऐसा नहीं कि कई सुनी बातों को यकीन कर लिया और बुराई कर दिया और प्रशंसा कर दी, ये नहीं। चीजों को पहले समझो एंड देन जाके जो चीज करना वो चीज कीजिए। आगे पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो वो हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, वो 1961 में हुआ था। बेलग्रेड में इसका सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। तो देखिए क्या लिखा है, आयोजन किया गया था। आगे गुट निरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा है कि हमें उन गुटों से अलग रखना है जिन गुटों की वजह से पहले भी युद्ध हुए और आने वाले समय में भी युद्ध हो सकते हैं। इसी वजह से हमें इन गुटों से अलग रहना है और इसी वजह से भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया था। आगे समझते हैं, वर्तमान समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व के 120 सदस्य देश है। आप कहोगे सर तृतीय विश्व क्या है? तो तृतीय विश्व, पहला विश्व जिसमें पूंजीवाद देश शामिल होते हैं, द्वितीय विश्व जिसमें द्वितीय दुनिया या फिर द्वितीय विश्व बोल दो, जिसमें साम्यवादी देश शामिल होते हैं, और तृतीय दुनिया वो दुनिया होती है जिसमें गुट निरपेक्षता वाले देश होते हैं, है ना। तो वो चीज है। आगे समझते हैं, सितंबर 2016 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में हुआ था। और 18वां जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अजरबैजान में प्रस्तावित हुआ था। अब क्या करना है, इसको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि ये दोनों जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी गुट निरपेक्षता 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। आगे समझते हैं कि कौन कौन से देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता को स्थापित किया था। तो स्थापित किया था जोसेफ ब्रास टिटो जो थे यूगोस्लाविया के, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो कि हैं भारत के, ठीक है। गमाल अब्दुल नासिर जो कि है मिस्र के, डॉक्टर सुकर्ण जो कि इंडोनेशिया के, बामे इनक्रूना जो कि घाना के। और 5 की तस्वीर यहाँ पे जैसा कि आप नजर मार सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और देखना है कि देखिए आप लोग को बेटर तरीके से समझाने के लिए इमेजेस का यूज करके चीजों को और बेटर ढंग से आपको क्लियर किया जाता है ताकि चीजें समझ में आ जाए। बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट बस यही है कि जब भी आप पढ़ते हो तो अभी देखो पेपर में आपका फरवरी के लास्ट में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 महीना उधर और 3 महीना
3 महीना 15-16 दिन के आसपास का आपके पास दिन है, मतलब टोटली देखा जाए तो 106 दिन या 7 दिन है आपके पास। अभी आपको क्या करना है, इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अच्छे से आपको करना है। आप सबको पता है कि विकास स्टडी पॉइंट ने एक मोटिवेशन चैनल भी बनाया है जिसका नाम विकास मोटिवेशन पॉइंट था, बट इसका नाम अब चेंज करके मेगा बॉल रख दिया गया है। तो उसमें क्या है कि आपको मोटिवेट करने के लिए कैसे स्टडी करोगे उसके रिलेटेड आपको टिप्स दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको उससे जुड़ना है, क्योंकि जुड़ना तो देखो चाहिए, क्योंकि हम जितने भी टिप्स होते हैं सारा वहीं पे बताते हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, हर एक टिप्स वहीं पे बताएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चीजों को देखिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं गुट निरपेक्ष का उद्देश्य क्या होता है। तो गुटों से दूरी बनाए रखना, जाहिर सी बात है, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे गुटों से दूरी बना के रखना, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं गुट निरपेक्षता के सदस्य देश आपस में परस्पर आर्थिक सहयोग देंगे, मतलब जब भी पैसे की बात होगी तो आपस में सहयोग करेंगे। आगे, एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और सभी देश उसका मिलजुल कर क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे, सारे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। आगे, गुट निरपेक्षता के सदस्य देशों के परस्पर आपसी विवादों को बातचीत। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आपस में ही लड़ाई हो जाती है, तो जब फ्रेंड में लड़ाई होती है तो क्या लड़ जाते हो, नहीं, बल्कि बैठ के चीजों को समझो कि क्या हमारा फॉल्ट है और किस वजह से ये जो आपस में जो अनबन स्टार्ट हुई है, विवाद स्टार्ट हुआ है, किन वजह से स्टार्ट हुआ है, तो उन सभी चीजों को बातचीत के द्वारा हल करो तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। ये है गुट निरपेक्षता का उद्देश्य। आगे समझते हैं, गुट निरपेक्षता के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए बल देता है। मतलब क्या है कि हमेशा ही गुट निरपेक्षता ये कहता है कि आप दूसरे देशों के साथ शांति बना के रखिए, मित्रता बना के रखिए। आगे, गुट निरपेक्षता साम्राज्यवाद का विरोध करता है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि साम्राज्यवाद जो है, जो कि बहुत ही बेकार चीजें हैं, जिसकी वजह से युद्ध को बढ़ावा मिलता है, तो गुट निरपेक्षता ऐसी चीजों को हमेशा ही नेग्लेक्ट करता है। आगे, किसी भी गुट द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा बिना सोचे समझे उस पर टिप्पणी ना करना, और ये सब है गुट निरपेक्षता के उद्देश्य। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है इसका लोगो। बढ़ते हैं, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए NAM से भी इसका जाना जाता है नाम, ठीक है, नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसके नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में NAM करके पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के प्रमुख कारण बताइए, यानी कि भारत ने परमाणु नीति को क्यों अपनाया। तो आप सबको पता है कि भारत स्टार्टिंग से परमाणु बम नहीं बनाना चाहता था। वो इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि भारत को पता है कि अगर देखो हथियार बनाएंगे तो लड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, अगर लड़ाई होगी तो हम अस्त्र शस्त्रों का यूज ज्यादा करेंगे। तो इसी वजह से भारत ने हमेशा शस्त्रों को ना बढ़ाने का वो किया था। बट आगे चल के चीजों को देखा कि आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वो प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, और कल की डेट में अगर लड़ाई हो जाती है तब तो ये आक्रमण कर देंगे, नुकसान हमें ज्यादा कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है आबादी से जीती नहीं जाती है। बेशक भारत दूसरे नंबर पे आता है आजादी ने आबादी में, लेकिन क्या आबादी से युद्ध जीता जाता है? अगर 10 लोग आ जाएं और आपके पास एक बंदूक हो तो क्या 10 टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। तो यही बात है, हमेशा युद्ध हथियारों से जीता जाता है। तो जब भारत को यह पता लगा कि आस पड़ोस के देशों में 2 देश ऐसे हैं जिसके पास परमाणु बम है, पाकिस्तान और चीन में, तो भारत भी कहा कि अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो भारत ने 1974 में परमाणु बम बनाया। तो ये समझने वाले हैं कि भारत द्वारा बनाए गए परमाणु बम क्यों बनाए गए, क्या कारण थे बनाने के, तो इन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, भारत ने प्रारंभिक वर्षों में परमाणु नीति एवं परमाणु हथियारों के प्रति दृष्टिकोण जो था, यानी कि भारत का जो नजरिया था वो था आदर्शवादी, यानी कि आदर्श है, हमें कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरा उदारवादी, यानी कि सबसे मित्रता बना के रखनी है, ठीक है। आगे, भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास पर अधिक बल दिया था, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, और निशस्त्रीकरण का समर्थन किया, यानी कि भारत ने कहा कि भाई देखो शस्त्रों का प्रोडक्शन करने से क्या फायदा, अगर हम आपस में दोस्त बन जाते हैं तो क्या लड़ाई झगड़ा हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो भारत ने इस चीजों पर ज्यादा समर्थन किया था। लेकिन आगे चल के आप जैसा देख सकते हो कि चीन के साथ पहले 1954 में पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में, लेकिन आगे चल के 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। तो अब ऐसी स्थितियों को देखकर भारत ने परमाणु बम बनाने का निर्णय कर लिया था। तो देखिए, परंतु 1962 में चीन में युद्ध हुआ और
उस टाइम पे भारत हार गया था। और 1964 में चीन द्वारा परमाणु विस्फोट भी किए गए थे। 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किया था, लेकिन युद्ध तो किया था, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान हार गया था। और इन सभी चीजों को देखकर भारत ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं हमें भी परमाणु बम बना लेना चाहिए, क्योंकि इन देशों का भरोसा नहीं है, कल की डेट में आक्रमण कर दिए तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए तो चाहिए ना। तो इसी वजह से भारत ने भी बनाना शुरू कर दिया। आगे भारत ने सर्वप्रथम 1974 में यानी कि 1974 में एक परमाणु बम का परीक्षण किया था पोखरण में, और 1998 में 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया था। और इस तरीके से भारत अब परमाणु संपन्न देश बन चुका है। और आप सबको पता है कि भारत एक शक्तिशाली देशों में से एक है, ठीक है। तो भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। आगे समझते हैं कि भारत द्वारा परमाणु नीति एवं परमाणु हथियारों को बनाने और रखने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। यानी कि कहा जाए कि भारत ने परमाणु बम आखिर क्यों बनाया, तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है आत्मरक्षा के लिए। अगर हमारे पास हथियार रहेगा तो सामने वाला भी अटैक नहीं करेगा। दूसरा है प्रथम प्रयोग की मनाही, यानी कि भारत ने यह भी कहा कि हम देखो पहले प्रयोग नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कि भारत स्टार्टिंग में लड़ाई नहीं करता है, लेकिन सामने वाला करता है तो भारत छोड़ता भी नहीं है। तो वही है प्रथम प्रयोग की मनाही। भारत ने कहा जी हम पहला यूज नहीं करेंगे। दूसरा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, यानी कि कल की डेट में अगर हमें किसी से लड़ाई करनी भी पड़ जाती है तो हमें दूसरे देश से हथियार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी आत्मनिर्भर है, हमारे पास ऑलरेडी हथियार हैं। तीसरा शक्तिशाली राष्ट्र बनना, यानी कि अगर आपके पास परमाणु बम है, हथियार है, तो शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हो ना। तो सेम वही चीज है। अगला है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। अगर आपके पास परमाणु बम है, हथियार है, सब चीज से संपन्न हो, तो आपकी प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा होगी, आपकी प्रतिष्ठा देशों में ज्यादा होगी। कि हाँ, जैसे आज अमेरिका को देख के सब कहते हैं कि हाँ अमेरिका के पास सब चीज है, सैनिक है, हथियार है, सब है। ऐसे ही आपके पास भी रहेगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आगे भारत द्वारा लड़े गए युद्ध, इसका मतलब क्या है कि भारत द्वारा लड़े गए युद्ध का मतलब यह है कि भारत देखे चीन से लड़ाई हो गई, आपने देखा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। तो इन युद्धों में परमाणु बम अगर रहता है हमारे पास, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कल की डेट में सामने वाला हमसे अगर युद्ध करता है तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर उसको पता है कि अगर वो ज्यादा नुकसान किया तो हम छोड़ने वाले हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो वही चीज है। आगे 2 पड़ोसी देशों के पास ऑलरेडी परमाणु बम था, इसलिए भारत ने बनाया। और आगे लिखा है कि न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना, यानी कि इसकी वजह से युद्ध रुकता है। अगर आपके पास भी हथियार ज्यादा है, मेरे पास भी हथियार ज्यादा है, तो क्या हम दोनों आपस में लड़ेंगे? बिल्कुल ही नहीं लड़ेंगे। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम अगर चोरी छुपे से आपको मार भी देते हैं तो आपके पास इतना हथियार तो रहेगा कि आप भी मुझे मार दोगे। इस वजह से लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं। आपने देखा शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका भी हर एक चीज में सबसे आगे, सोवियत संघ भी हर चीज में सबसे ज्यादा आगे। लेकिन क्या अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने भिड़े थे? नहीं भिड़े थे। हाँ आए तो थे, क्यूबा मिसाइल संकट में आए थे, और ये जो बांग्लादेश जिस टाइम पे बना था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश जिस टाइम पे बना था, भारत जिस टाइम पे पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था, उस टाइम पे भी एक दूसरे के सामने आए थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी। यानी कि अगर कहा जाए सोवियत संघ अमेरिका एक दूसरे के सामने आए तो सही, लेकिन लड़ाई नहीं की है। इसीलिए क्योंकि इनको बात एक अच्छी से याद थी कि अगर मैं लड़ाई किया तो सामने वाला भी हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो यही है कि न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त होती है। समझ आ गया? यहाँ तक आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान। अब देखो यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि भारत और पाकिस्तान के कैसे संबंध है, भारत और चीन के साथ कैसे संबंध है, भारत और अमेरिका के साथ कैसे संबंध है, भारत और बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है। हाँ मैं मानता हूँ ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है 2-2 पॉइंट, अब इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लड़ाई। तो लड़ाई जैसा कि आपको पता है कि 1947 में जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे ही कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। तो भारत का जो पहला युद्ध हुआ था 1947 में हुआ था, तो कश्मीर विवाद पे हुआ था। तो कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। ये संघर्ष छिड़ गया था 1947 में ही। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया, और इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई थी। यानी कि मसला हुआ था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर भारत में जाएगा कि कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा।
और इस टाइम को लेकर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो इसे कश्मीर मुद्दा 1947 के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं भारत पाकिस्तान की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1965 में हुई थी। तो भारत पाकिस्तान की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, इसके कारण समझते हैं कि किन कारणों से लड़ाई हुई थी। तो कारण है जूनागढ़ और हैदराबाद। आपको पता है कि जिस टाइम पे 565 रजवाड़े थे, उस टाइम पे सब लोग विलय करने के लिए तैयार थे, लेकिन 4 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से? एक है कश्मीर, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है जूनागढ़, चौथा है हैदराबाद। जिसमें से 2 का मैटर तो हटा देते हैं, कश्मीर का मैटर हटा देते हैं, मणिपुर का मैटर हटा देते हैं। बात करते हैं जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद कहें कि ना मैं भारत में शामिल होऊंगा ना मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। चलो यहां तक तो बातें समझ में आती है कि आप शामिल मत हो, लेकिन यहां पे देखा गया कि जो जूनागढ़ है और जो हैदराबाद है, अंदर ही अंदर पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर लिए थे। अब भारत को जब ये बात पता लगे कि ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, रह तो रहे हैं भारत में, लेकिन संबंध तो बना रखे हैं पाकिस्तानों के साथ, तो इस वजह से भारत ने जबरदस्ती सैनिक भेज के वहां पे जनमत करवा के, यानी कि जनता क्या चाहती है, जनता ने कहा भारत में शामिल होना है। फिर उसके बाद वहां के निजामों को हटा दिया गया, वहां के राजाओं को हटाकर भारत में शामिल करवा लिया गया। जब यह बात पाकिस्तान को पता लगी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई, और यही खलबली आगे चल के 1965 के युद्ध में देखा गया। ठीक है, तो ये लिखा है कि जूनागढ़ एवं हैदराबाद की रियासतें भारत में मिला ली जाने से पाकिस्तान को गहरा धक्का लगा और वह भारत को सदैव नीचा दिखाने के लिए कार्रवाई करने लगा। दूसरा है ऋण अदा करने का प्रश्न। जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे पर कर्ज था, तो कर्ज देखो भारत को चुका ही रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी तो चुकाना चाहिए, तो पाकिस्तान ने चुकाया नहीं, और इस मैटर को भी लेकर कहीं ना कहीं आपस में अनबन थी, और कहीं ना कहीं 1965 में भी देखने को मिला। तो स्वतंत्र भारत ने पुरानी सरकार के कर्जों का भार संभाला, और इसके अनुसार इसे 5 वर्षों में, यानी कि पाकिस्तान को 5 वर्षों में 300 करोड़ रुपए लेने थे, इसके अनुसार इसे 500 वर्षों में पाकिस्तान से 300 करोड़ रुपए लेने थे, यानी कि भारत को 300 करोड़ रुपए लेने थे, और लेकिन पाकिस्तान कर्ज चुकाने का नाम तक नहीं लिया, और इस वजह से कहीं ना कहीं 1965 में युद्ध देखने को मिला था। साथ ही साथ समझते हैं विस्थापित संपत्ति तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न, यानी कि जो ऐसे जो अल्पसंख्यक थे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, अब उस टाइम पे जो हिंदू जो पाकिस्तान में है वो भी अल्पसंख्यक है, और जो भारत में मुस्लिम है वो भी अल्पसंख्यक है। तो उस टाइम पे कुछ जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, तो उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था। कुछ जो हिंदू थे उनको भारत भेजा जा रहा था, भारत आ रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे लोग जो कहते थे कि मुझे भारत में रहना ही है, जैसे मुस्लिम कहते थे मैं भारत में रहूंगा, तो भारत ने उस टाइम पे आरक्षण दिया, और आज भी देख सकते हो कि मोमडन्स को आरक्षण मिलता है ना। ऐसे ही जो लोग हिंदू जो पाकिस्तान में, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए था ना, लेकिन आरक्षण नहीं मिला, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत नाराज था। तो देखिए 1947 से लेकर 1957 तक लगभग 90 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, तथा इतने ही गैर मुस्लिम जो थे पाकिस्तान से भारत आए थे। पाकिस्तान ने इन विस्थापित संपत्ति तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा से संबंधित सभी सुझावों को नकार दिया। इसका मतलब क्या है कि भारत ने तो आरक्षण दे दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है इनको आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं था, और कहीं ना कहीं ये भी जो कारण था, ये भी कहीं ना कहीं 1965 के युद्ध के कारण में आता है। आगे समझते हैं कश्मीर समझते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है वो मतलब जबरदस्ती करने लगा कश्मीर के साथ कि कश्मीर भारत में आए। लेकिन कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है भारत में, तो भारत में वो विलय हो गए। तो इस टाइम पे पाकिस्तान कहता है कि नहीं, मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा कि आप भारत में विलय हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी जो मुद्दा था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर कैसे भारत में शामिल हो गया,
भारत और पाकिस्तान में लड़ाई का कारण बन गया। तो 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का सबसे बड़ा कारण कश्मीर समस्या था और अक्टूबर 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीरी रियासत को भारत में मिलाने की घोषणा कर दी थी, परंतु पाकिस्तान ने इन सब चीजों से नकार दिया और कहीं ना कहीं 1965 का युद्ध देखने को हमें मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे 1971 का युद्ध और फिर 1999 का युद्ध, ठीक है, और साथ ही साथ जो अन्य देशों के साथ जो संबंध है भारत, उन सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर ओवर हो जाए, नहीं होता है तो थर्ड पार्ट में लेके जाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।